नमस्कार, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं सुर्खियां, जहां हम दिन भर की खबरों को समेटकर आपके लिए लाते हैं। पहली सुर्खी अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी को लेकर है। आज ब्लूमबर्ग बिलियनेयर की अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग की अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी 11वें नंबर पर आ गए हैं। अडानी को मिले इस झटके की सबसे बड़ी वजह हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह की कंपनियों में फ्री फॉल जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे महीने गौतम अडानी की संपत्ति करीब 2,94,000 करोड़ रुपए घट चुकी है। इसमें से करीब 2,78,000 करोड़ का नुकसान बीते 3 दिनों में देखने को मिला है। कुछ दिन पहले तक गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स से पता चलता है कि गौतम अडानी करीब 6,90,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ अमीरों की सूची में 11वें स्थान पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के शीर्ष 500 सबसे अमीर पुरुष और महिलाओं की सूची में गौतम अडानी इतना पैसा गंवाने वाले इकलौते आदमी है। इससे पहले 2022 में गौतम अडानी की संपत्ति में करीब 3,27,000 करोड़ रुपए का उछाल आया था। ये दुनिया के इकलौते अरबपति थे जिनकी संपत्ति में एक साल में इतना बड़ा इजाफा हुआ था। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछले पूरे साल जितनी संपत्ति जोड़ी थी वो इस साल के पहले महीने में ही काफी हद तक साफ हो चुकी है। हालांकि अडानी समूह के लिए एक राहत की बात यह है कि अडानी इंटरप्राइजेस के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ को आखिरी दिन जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के एफपीओ को आखिरी दिन पूरा सब्सक्राइब कर लिया गया है, जबकि इससे पहले कंपनी का एफपीओ सोमवार 30 जनवरी तक केवल 3% सब्सक्राइब हुआ था। कोई कंपनी एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर तब लाती है जब वो स्टॉक एक्सचेंज में पहले से लिस्टेड होती है, यानी उस कंपनी का आईपीओ आ चुका होता है। अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ में दिलचस्पी गैर संस्थागत निवेशकों यानी कि एनआईआई की ओर से देखने को मिली, जिन्होंने अपने कोटे के 3.26 गुना इशू को सब्सक्राइब किया है। कंपनी की घोषणा के मुताबिक एनआईआई के हिस्से को 3.13 करोड़ शेयरों की बोली मिली। इसमें सबसे अधिक निवेश अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल्स द्वारा किया गया। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल, सुनील मित्तल, सुधीर मेहता और पंकज पटेल जैसे नाम शामिल हैं। दूसरी सुर्खी में बात पीएम केयर्स फंड की। पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की तरफ से कही गई है। न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी की तरफ से हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया गया। एफिडेविट में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में बनाया गया है। इसे भारत के संविधान या संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा या उसके तहत नहीं बनाया गया, इसलिए पीएम केयर्स फंड आरटीआई के तहत पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा में नहीं आता है। इससे पहले सितंबर 2022 में हाई कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड घोषित करने की मांग पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को समय दिया था। जुलाई 2022 में हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को उनके सचिव को निर्देश दिया था कि वो इस मामले पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से 1 पेज का हलफनामा दाखिल करने पर नाराजगी जताई थी। दिल्ली हाई कोर्ट वकील सम्यक गंगवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड घोषित करने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोर्ट में इस याचिका का विरोध किया है। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। 5 जजों की एक संविधान पीठ ने अपने एक फैसले में कहा है कि सशस्त्र सेनाएं अपने कर्मियों के खिलाफ अडल्ट्री एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 2018 का जजमेंट सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था, जिसके तहत व्यभिचार को अपराध माना जाता है। इसके मुताबिक अगर किसी शादीशुदा महिला या किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध है तो इस पर महिला का पति शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसके बाद महिला के साथ संबंध रखने वाले पुरुष को 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसे अडल्ट्री एक्ट के नाम से जाना जाता था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक बताए जाने के बाद केंद्र सरकार ने कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या 2018 का फैसला सशस्त्र सेनाओं पर भी लागू होता है, क्योंकि उनका खुद का आर्म फोर्स एक्ट है और इसके तहत अडल्ट्री जुर्म है। आज जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की संविधान बेंच ने कहा कि 2018 का यह फैसला सशस्त्र सेना अधिनियम के प्रावधानों से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। कोर्ट ने कहा कि अडल्ट्री शादी टूटने की वजह भी हो सकती है। अगली सुर्खी गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे से जुड़ी है। हादसे के आरोपी और ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल ने मोरबी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।
कल कोर्ट जयसुख की अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाने वाला था, लेकिन उससे पहले जयसुख ने सरेंडर कर दिया। सीजीएम कोर्ट में पुलिस द्वारा दाखिल 1200 से ज्यादा पन्ने की चार्जशीट में जयसुख का जिक्र 10वें आरोपी के रूप में किया गया है। गिरफ्तारी की आशंका के चलते जयसुख ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर पुल टूट गया था। हादसे में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस सस्पेंशन पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप के पास थी। आरोप है कि ओरेवा ग्रुप ने बिना किसी टेस्ट के पुल को खोल दिया था। हादसे के बाद ओरेवा ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 5वीं सुर्खी आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने यह ऐलान किया है। जगन मोहन आज दिल्ली में इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अलायंस मीट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सीएम जगन ने कहा, मैं आपको हमारी होने वाली राजधानी विशाखापट्टनम में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। 3 और 4 मार्च को विशाखापट्टनम में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। कुछ दिनों के भीतर मैं भी विशाखापट्टनम शिफ्ट हो रहा हूं। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था। तब प्रावधान किया गया था कि हैदराबाद अगले 10 साल तक दोनों राज्यों की राजधानी होगा। साल भर के भीतर आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को नई राजधानी चुना, लेकिन राज्य में साल 2019 में सत्ता बदली और जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती में विकास कार्य रोक दिए और संकेत दिया कि सरकार नई राजधानी बनाने पर विचार कर रही है। आखिरी सुर्खी गुजरात के गांधीनगर से है। गुजरात के गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने आसाराम को बलात्कार के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। कल कोर्ट ने मामले में आसाराम को दोषी पाया था और फैसला सुरक्षित कर लिया था। अगस्त 2013 में एक महिला ने आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगाया था, जबकि पीड़िता की छोटी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साई पर बलात्कार का आरोप लगाया था। मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और 4 महिला अनुयायी ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा आरोपी थे, लेकिन अदालत ने सबूतों के अभाव पर आसाराम की पत्नी समेत 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। आज की सुर्खियों में इतना ही। अब फिर मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।